हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रणव प्रदीप हुआ। मैंने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है और अभी फ़िलहाल मैं एमबीए कर रहा हूँ डिस्टेंस लर्निंग के साथ। मैंने एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, सीडब्ल्यूई क्लर्क, एनटीपीसी, एसबीआई क्लर्क, सीपीओ और एफकेट जैसे एग्ज़ाम को क्लियर किया हुआ है और अभी फ़िलहाल मैं बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंदर एज ए लर्नर फैसिलिटेटर वर्क कर रहा हूँ। और मैंने ये यूट्यूब चैनल अपने इंग्लिश कंपटीशन, इंग्लिश से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में, उनको टैकल करने के लिए बनाया है। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आता है तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। पढ़ेंगे हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोनाउन या सेंटेंस पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पर्सनल, पॉजेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव और इंडेफिनिट प्रोनाउन कंप्लीट करेंगे। साथ ही दो प्रोनाउन और बच गए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन। इन दोनों प्रोनाउन को हम लोग आने वाले नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। और फिर जो हमारा उसके बाद का जो रिलेशन आएगा वो आएगा प्रोनाउन का एरर, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। फिलहाल इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनका बेसिक होता है, इसलिए बेसिक को पहले समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन, तो प्रोनाउन जैसे हम लोग सब कोई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोनाउन है क्या। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। एक ऐसा शब्द जो नाउन के जगह पर यूज किया जाता है। नाउन और प्रोनाउन में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। इन दोनों का जो वर्क होता है सेम ही होता है, बस एक सेंटेंस में नाउन के जगह पर जो वर्ड यूज करेंगे उसे प्रोनाउन बोलेंगे। इनके वर्क को जाने, ये एक सब्जेक्ट के तौर पे काम करते हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेंगे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करेंगे। अब एक एक करके इन टर्म्स को समझ ले कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट। इनको समझने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उसके थ्रू अगर समझ सकते हैं तो आसानी से हम इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो सबसे पहला है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट एक सेंटेंस में डूअर या फिर जिसके विषय में बात की जा रही है उसे सब्जेक्ट बोलेंगे। तो उसका एग्जाम्पल है राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट। राम क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ पर डूअर कौन है? राम। तो राम एक सब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है कि जब किसी वर्ब का किसी पर कोई, जिस पर परिणाम पड़े, फल पड़े, वो आपको ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो प्लेइंग का परिणाम या ये किस पर आ रहा है, रिजल्ट किस पे आ रहा है? क्रिकेट पे आ रहा है, तो क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट हो गया। इसको आसानी से और समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि जब हम वर्ब से वाट या हुम का क्वेश्चन पूछे और जो आंसर निकले वो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ पर प्लेइंग, प्लेइंग से हमने पूछा वाट प्लेइंग, क्या खेल रहा है, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो जब भी हम वर्ब से वाट या हुम का क्वेश्चन पूछे और जो आंसर निकले वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि जिस तरह इसका नाम आ रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट को कंप्लीट करना। मैंने इससे पहले वाले सेंटेंस में आप लोग को ये बताया कि वर्ब से आप जब पूछोगे कोई चीज़, वर्ब से आप वाट या हुम का आंसर पूछ रहे हो, तो आपको क्या निकल रहा है? ऑब्जेक्ट निकल रहा है। लेकिन ये जो मेरे पास जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है ही इज़ अ गुड बॉय। क्या यहाँ पर कोई वर्ब दिख रहा है आपको? नहीं, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर न तो हम पूछेंगे वाट या न तो वर्ब है, न तो उससे पूछ सकते हैं वाट या हूँ। तो जब पूछेंगे ही नहीं तो ऑब्जेक्ट ही नहीं निकलेगा। यहाँ पर क्या है? ही इज़ अ गुड बॉय, तो इज क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। तो इस तरह के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह वर्क करने लगता है। इसे हम लोग लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, क्योंकि ये लिंक कर रहा है। और ये लिंकिंग वर्ब वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है, उसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है। ओके, तो इस चीज़ को हम लोग समझ में आ गया कि ही इज़ अ गुड बॉय। अ गुड बॉय क्या है यहाँ पे? अब बॉय क्या हो गया यहाँ पे? एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद जिस भी नाउन या प्रोनाउन का उपयोग किया जा रहा है एज ऑब्जेक्ट, वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। अब जैसे ही गोज़ टू अमेरिका, तो टू के बाद क्या आया है? कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है? वो आ रहा है अमेरिका, एक नाउन आ रहा है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट अमेरिका है। उसी तरह नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में
इसको भी हम लोग एग्जाम्पल की तरह थ्रू समझ सकते हैं। जैसे ही नेम्ड हिज बैट विराट, उसने अपने बैट का नाम क्या दिया, विराट। अगर हम लोग सेंटेंस में ये लिखते कि ही नेम्ड हिज बैट, उसने अपने बैट का नाम दिया, तो यहाँ पर सेंटेंस क्लियर नहीं हो पाता। तो जब भी ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए कोई ऐसे वर्ड को देना पड़े सेंटेंस में, तो उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो यहाँ पे विराट क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट। प्रोनाउन एक सेंटेंस में इतना ज़रूरी क्यों है? तो इसके लिए हमें एक स्टोरी के थ्रू समझेंगे। वो स्टोरी जैक और जिल की है, जिसमें सबसे पहला जो हमारा, दोनों एक ही स्टोरी है, बस इस वाले स्टोरी में हमने प्रोनाउन के बिना यूज़ किया है सेंटेंस को, और इस वाले स्टोरी में हमने प्रोनाउन के साथ यूज़ किया। अगर दोनों में डिफरेंसेस देख लेंगे हमें, तो हमें पता चल जाएगा कि एक प्रोनाउन का इतना इंपॉर्टेंस क्यों होता है एक सेंटेंस में। तो सबसे पहले चलिए पढ़ते हैं हमारा वो जैक एंड जिल। वन इवनिंग अ बॉय कॉल्ड जैक एंड जैक सिस्टर कॉल्ड जिल वेंट अप अ स्मॉल हिल नियर जैक एंड जिल हाउस. Jack and Jill wanted to fetch a pail of water, but on their way down, Jack's wheel tripped over some roots. Jack fell down and broke the crown of Jack's head. Jill, who was walking beside Jack, also fell and tumbled down the hill after Jack. Jack was hurt, but Jill was all right. With the help of Jill, Jack was normalized. ओके, अब आ रहा है हमारा नेक्स्ट स्टोरी, यही स्टोरी प्रोनाउन के साथ। One evening, a boy called Jack and his sister called Jill went up a small hill near their house. They wanted to fetch a pail of water, but on their way down, his feet tripped over some roots. He fell down and broke the crown of his head. She, who was walking beside him, also fell and tumbled down the hill after him. He was hurt, but she was all right. With the help of her, he was normalized. तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंसेस बस ये देख रहे हैं कि पहले वाला जो पैराग्राफ जो स्टोरी है, उसमें जैक और जिल वर्ड का प्रयोग बहुत बार बार किया गया है, और दूसरे वाले में जैक और जिल के जगह पर प्रोनाउन का यूज किया गया है। तो मेनली जो सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज किया जाता है, वो नाउन के रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए ही किया जाता है, साथ साथ ये सुनने में अच्छा लगे। ओके, तो इस तरह हमने एक सेंटेंस में प्रोनाउन का इम्पोर्टेंस सीखा। यहाँ पर आपको हिज हो गया, ही हो गया, सी हो गया, हर हो गया, तो ये सारे प्रोनाउन हैं। अब आने वाले स्लाइड में देखते हैं क्या है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड हमारा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है, जो कि पर्सनल, पॉजेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, इंडेफिनिट, रिलेटिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। चलिए इसमें एक एक करके हम लोग इस प्रोनाउन को कंप्लीट करें। पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन। ये किसके लिए स्टैंड करता है? ये स्टैंड करता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए। अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन क्या है वो जाने, तो पर्सन्स के बारे में समझने के लिए हम इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। कि ये एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आप लोगों को कि राम ने श्याम से कहा कि सीता अमेरिका गई थी। ओके, तो राम यहाँ पर जो बोल रहा है वो राम हो गया, जिससे बोल रहा है श्याम से वो सेकंड पर्सन हो गया, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहा है वो थर्ड पर्सन हो गया। ओके, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में सब्जेक्टिव केस में आई आता है, उसका प्लूरल वी होता है, और सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल यू होता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, सी, इट, और उसका प्लूरल दे होता है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस में आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही होता है, और दे का देम होता है। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन में। नेक्स्ट प्रोनाउन क्या कहता है हमारा, जो कि है पोजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन डैट शोज पोजेशन, एक ऐसा प्रोनाउन जिससे आपको एक ऑनरशिप भावना आता है, मालिकाना हक का फीलिंग होता है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, दिस बुक इज़ माइन, यह पुस्तक मेरी है। तो यहाँ पर जो माइन है, वो माइन इस पुस्तक का, इस बुक का एक ऑनरशिप, एक पोजीशन शो कर रहा है। तो इसलिए माइन जो है ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है। जैसे मैंने इसे पहले बताया था कि 7 टाइप के पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे हुए, उन्हीं का पोजेसिव प्रोनाउन होता है। आप लोग इसको अच्छे से समझ जाएं। आई का माइन, वी का आवर्स, यू का योर्स, ही का हिज, सी का हर्स और दे का देयर्स होता है। ओके, और उसी तरह हम लोग एक बार पॉजिटिव एडजेक्टिव भी समझ आएगी। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव का हम लोग अच्छे से पढ़ाई एडजेक्टिव के चैप्टर में करेंगे, लेकिन बस इसको एक बार समझ ले, क्योंकि अक्सर इनका प्रयोग जो होता है पॉजिटिव प्रोनाउन के एरर के साथ किया जाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। ओके, तो आई का माई होता है, वी का आवर होता है, यू का योर होता है, ही का हिज,
सी का हर, इट का इट्स और दे का देयर होता है। ओके, अब मेरा एक सेकेंड एग्जाम्पल मैंने दिया है, दिस इज़ योर बुक एंड दैट इज़ माइन। यह तुम्हारा किताब है और वह मेरा है। तो अब इससे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि ये जो माइन है वो माइन क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। तो माइन के बाद मैंने बुक का इस्तेमाल नहीं किया है, क्यों? क्योंकि ये माइन जो है इसके बाद ऑटोमेटिकली सेंटेंस में बुक का सेंस आ रहा है। तो हम इस तरह ये कह सकते हैं कि पोजेसिव प्रोनाउन जो होता है पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो यहाँ जो माइन क्या दे रहा है जवाब, कि डैट इज माई बुक। ओके, कि दिस इज योर बुक बट डैट इज माई बुक। तो माई बुक के जगह पे मैंने बस प्रोनाउन में पोजेसिव प्रोनाउन का यूज कर दिया जिससे उसका सेंस आया वो। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जो कुछ डिनोट करता है, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। दिस इज योर माई बुक, दैट इज योर बुक, इसके एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट प्रोनाउन आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इट रेफर्स टू पीपल एंड थिंग टेकन वन एट ए टाइम। जैसे इसके वर्ड से क्लियर हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ये डिस्ट्रीब्यूट का मतलब कि बंटवारा कर रहा है। इसको और अच्छा से समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये जब भी प्रोनाउन आएगा, ये प्रोनाउन रिप्रेजेंट करेगा बहुत सारे ग्रुप को, लेकिन जब इसको रेफर करने का टाइम आएगा, जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का टाइम आएगा, तो वो उस समय एक के बारे में ही बात करेगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ईच बॉय इज प्लेइंग, प्रत्येक लड़का खेल रहा है। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है, प्रत्येक लड़के की। तो यहाँ पर स्वाभाविक बात है कि प्रत्येक लड़का यानी ग्रुप में बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है, बहुत लड़के खेल रहे हैं। लेकिन शो किसको कर रहा है, ये एक एक लड़के को कर रहा है कि प्रत्येक लड़का खेल रहा है, एक एक लड़का करके सारे खेल रहे हैं। अब जैसे दूसरा ही एक सेंटेंस देख लेते हैं हम, आइदर ऑफ दीज टू पेन्स इज ब्लैक। ओके, दो पेनों में से कोई एक पेन ब्लैक है। ग्रुप में बात किया, होल में बात किया, लेकिन इसका अर्थ क्या है कि दोनों में से कोई एक पेन काला है। आप समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब यही हो गया कि जब हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन में हम ग्रुप में बात करेंगे, ग्रुप में रेफर करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, और जब रेफर करने का टाइम आएगा तो उसमें जो उसका मीनिंग आता है वो एक का ही आता है मीनिंग। ओके, तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोनाउन में, जो कि है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द म्यूचुअल रिलेशनशिप। ये म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करता है। ईच अदर और वन अनदर एक ऐसा वर्ड है रेसिप्रोकल प्रोनाउन में जो कि अक्सर एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इसको क्लियर करना अच्छे से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखिए, ईच अदर का प्रयोग हम तभी करेंगे जब हमें टू पीपुल एंड टू थिंग्स की बात हो, यानी दो चीज़ की ही बात कर रही हो, किया जा रहा हो सेंटेंस में, तभी ईच अदर का प्रयोग होगा। और वन अदर का प्रयोग दो से अधिक चीज़ों के साथ करते हैं हम लोग। ओके, अब एग्जाम्पल है, बोथ द ब्रदर्स आर फाइटिंग विथ ईच अदर, दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं। और नेक्स्ट है, ऑल द 10 ब्रदर्स आर फाइटिंग विथ वन अनदर, और दसों भाई आपस में लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। लेकिन एग्जाम में क्या कर देते हैं कि बोथ द ब्रदर्स आर फाइटिंग विथ वन अनदर। ओके, तो इस चीज़ को क्लियर रखना है कि ईच अदर का प्रयोग दो के लिए और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए। ओके, जो नेक्स्ट प्रोनाउन है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड्स यूज फॉर नाउन टू शो देम रिलेटिंग टू, इट वर्क्स एज ए प्रोनाउन एंड कंजंक्शन इन अ सेंटेंस। ये उस शब्द की व्याख्या करता है जो नाउन के साथ जुड़ा हुआ है, अर्थात ये नाउन के साथ जुड़े हुए शब्द की व्याख्या करेगा। वैसे इसका एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं हम लोग। और साथ ही ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो कंजंक्शन की तरह वर्क करता है एक सेंटेंस में, यानी ये प्रोनाउन तो है ही, साथ साथ कंजंक्शन का काम करता है। कंजंक्शन का क्या काम होता है एक सेंटेंस में, दो शब्दों या फिर दो वाक्यों को जोड़ना। ओके, अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल को अच्छे से समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल है, द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माई ब्रदर, लड़का जो खेल रहा है वो मेरा भाई है। ओके, तो यहाँ पर द बॉय एक अलग है क्लाउज, हु को जो हु कनेक्ट कर रहा है इज़ प्लेइंग इज़ माई ब्रदर, तो ये दो अलग अलग को कनेक्ट किया हु। तो यहाँ पर हु जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है। उसी तरह नेक्स्ट है, दिस इज़ द हाउस विच आई बिल्ट फॉर यू, तो विच हो गया। उसके बाद पुलिस काउट द बॉय हुम यू वेयर चेजिंग, तो हुम हो गया। दिस इज़ द बैग दैट आई बाउट फॉर यू, डैट हो गया। सीता इज़ द गर्ल हुज पेरेंट्स आर रिच, तो हुज हो गया। तो इन सब का ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन है।
अब हु का प्रयोग जो होता है वो हमेशा ह्यूमन बींग्स के साथ सब्जेक्टिव केस में करते हैं हम लोग। विच का प्रयोग हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स या फिर एनिमल के साथ करते हैं। ओके। और हुम का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के साथ होता है। दैट का प्रयोग सभी चीज़ों के साथ होता है, यानी इसका प्रयोग हम ह्यूमन बींग्स के साथ भी कर सकते हैं, लिविंग बींग के साथ भी कर सकते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी कर सकते हैं। हुज का प्रयोग पॉजेसिव केस में होता है। ओके। एक चीज़ यहाँ पर मैं और आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन जो जिस नाउन की वो व्याख्या कर रहा है वो एंटीसीडेंट कहलाता है। जैसे यहाँ पर हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। ये किसकी व्याख्या कर रहा है, ये व्याख्या कर रहा है इस बॉय की। तो यहाँ पर बॉय क्या हो गया, एक एंटीसीडेंट हो गया। उसी तरह विच किसकी व्याख्या कर रहा है, ये हाउस की व्याख्या कर रहा है। तो हाउस क्या है, एक एंटीसीडेंट है। ओके। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या बताया जा रहा है, जो कि है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज फॉर नाउन टू आस्क क्वेश्चन। ये केवल क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, WH वाले वर्ड। व्हाट इज़ योर नेम, हु इज़ योर फादर, हुज बुक इज़ दिस, इन विच क्लास डू यू रीड, व्हाट, हु, हुज, विच, ये सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन पे। इंडेफिनिट प्रोनाउन, प्रोनाउन दैट रेफर्स टू अ पर्सन और थिंग विदाउट बीइंग स्पेसिफिक। इसको और अच्छे से समझने के लिए बस इस तरह समझ जाइए कि एक ऐसा प्रोनाउन जिसमें सब्जेक्ट का नंबर हमें नहीं पता हो। ओके। या फिर हम इसको और अच्छे से ये कह सकते हैं कि जब हम लोग किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी को स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं, यानी किसी को निश्चित नहीं कर रहे हैं। ओके। अनिश्चित है। अब बोलेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। एवरीबडी लव्स टू ईट वेजिटेबल, सभी को वेजिटेबल खाना पसंद है। सभी को, एवरीबडी, मैंने किसी को स्पेसिफाई नहीं किया, मैंने सभी के बारे में बोला। ओके। ऑल आर माई ब्रदर्स, ऑल आर माई फ्रेंड्स, सभी मेरे दोस्त हैं। तो फ्रेंड्स, सभी, सभी के बारे में मैंने किसी को स्पेसिफाई नहीं किया, तो ऑल ये इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट है बोथ आर डेंजरस फॉर आवर सोसाइटी, बोथ, दोनों। ओके। आई बाउट एवरीथिंग एट द मॉल, मैंने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, मैंने सभी चीज़ खरीद लिया मॉल में। तो ऐसे प्रोनाउन जब किसी चीज़ को स्पेसिफाई नहीं करे, जैसे एवरीबडी, नो बडी, एनी बडी, समवन, नो वन, एनी वन, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, बोथ, आइदर, ये सारे प्रोनाउन आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहे जाते हैं। ओके। तो इसी के साथ हमारा आज का ये लेसन ख़त्म हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा ये प्रोनाउन और उसके 8 पार्ट्स। आने वाले लेसन में हम 2 पार्ट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन कवर करेंगे। उसके नेक्स्ट लेसन में हम प्रोनाउन से रिलेटेड एरर ख़त्म करेंगे। और मैं फिर से एक बार क्लियर करना चाह रहा हूँ, आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि ग्रामर बेसिक से ही स्टार्ट करें पढ़ने का, कोशिश करें कि पूरा हम समझ के पढ़े। इसके लिए मैं अपने पूरे नोट्स को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कृपया करके मन लगा कर पढ़ें और इस चीज़ को कंप्लीट करें। ओके। और अगर मेरा एफर्ट आपको पसंद आए तो कृपया करके लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ और भी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ज़रूरत है इंग्लिश की, उनके साथ शेयर करें। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपने सिंपल लैंग्वेज में उन सबको अच्छे से समझा पाऊँ। उन चीज़ अपना जो मेरे साथ जो एक्सपीरियंस, मेरा जो इंग्लिश का एक्सपीरियंस है, उन सब के साथ शेयर कर पाऊँ। ओके। तो इसी के साथ मैं अपने चैनल को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच।